यूरिया के पास ऐसा क्या नहीं है या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूरिया के पास नहीं है लेकिन NaCl के पास है। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी एजुकेशन। तो आज का देखो अपना टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, वो है अपना वेंट हॉफ फैक्टर। तो सबसे पहले समझेंगे कि इस फैक्टर की हमें जरूरत क्या पड़ी या फैक्टर क्या चीज होती है, कैसे साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि ये वेंट हॉफ फैक्टर नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। देखो अभी हमने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है बताओ मेरे को? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेरी गुड। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी मैं एक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिख देता हूं, चारों के लिए जो चीजें हैं वो सेम है। हमने देखा था डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? केबी इंटू एम, यही होता है। डेल्टा टीबी क्या देखा था हमने? केबी इंटू एम। अब देखो ये फॉर्मूला जो है, दो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे गए। एक एक्सपेरिमेंट में जो सॉल्यूट था वो था यूरिया। क्या था अपने पास? यूरिया था। यूरिया यानी NH2CO NH2। ये फर्स्ट केस में यूरिया लिया गया। सेकेंड केस में लिया गया NaCl यानी अपने देश का नमक, है ना, टाटा नमक। तो हुआ क्या, दोनों को जब एक्सपेरिमेंटली करा गया परफॉर्म, तो एक तो वैल्यू आई डेल्टा टीबी की किससे? एक्सपेरिमेंट से। किससे आएगी? एक तो एक्सपेरिमेंट से आएगी ना भाई, और एक आई इस फॉर्मूले से। तो हुआ क्या, इसके केस में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी और जो फॉर्मूले की वैल्यू थी यानी कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो लगभग सेम ही थी। तो कहा भाई चलो ठीक है, फॉर्मूला काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी और जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। समझ रहे हो? मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया NaCl के केस में, लेकिन यूरिया के केस में डिफरेंस नहीं आया। अब साइंटिस्टों की बुद्धि चकरा गई भाई। उन्होंने सोचा कि यूरिया के पास ऐसा क्या नहीं है जो NaCl के पास है। समझ रहे हो? उन्होंने क्या सोचा कि यूरिया के पास ऐसा क्या नहीं है या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूरिया के पास नहीं है लेकिन NaCl के पास है। तो उससे आंसर गड़बड़ हो गया। तो जब साइंटिस्टों ने अपनी भाई बुद्धि दोहराई, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंट हॉफ। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो। देखो उन्होंने क्या कहा, मेरी बात सुनो और ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो यूरिया है ना, ये कैसा सॉल्यूट है अपना? ये सॉल्यूट है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। कैसा सॉल्यूट है बोलो? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाते हो तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। वेरी गुड। अब बात आ जाओ जरा NaCl पे। NaCl कैसा सॉल्यूट है अपना? ये तो इलेक्ट्रोलिटिक है भाई। तो जैसे ही NaCl को आप डालते हो ये किस में डिसोसिएट हो जाता है? अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। क्या? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो वेंटॉफ ने कहा बस आप यही जो है मात खा रहे हो कि एक सोल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट है, एक सोल्यूट क्या है आपका? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और ये जो आपने फॉर्मूले बनाए हैं अच्छे अच्छे से, ये सारे बढ़िया काम करते हैं कौन से सोल्यूट पे? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट पे। यानी ऐसे सोल्यूट जो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट ना हो, उस पे तो ये फॉर्मूला करता है काम बढ़िया है, एकदम फट 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 आंसर देता है। लेकिन अगर सॉल्यूट हो जाए अपना NaCl जैसा यानी उद्यमी बच्चा, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो वेंटॉफ ने कहा अच्छा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, देखो ये मेरा फैक्टर है, इससे मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूले को, लाइफ एकदम बिंदास, है ना। तो बोलते ना इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा डाला, वही वाली बात बोल दी कि आप फॉर्मूले को मेरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि आई, तो आपकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी? एकदम बढ़िया हो जाएगी। अब आप कोई सा भी सोल्यूट लो, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक लो या इलेक्ट्रोलिटिक लो, आपके आंसर है वो क्या आएंगे? दोनों केसेस में करेक्ट आएंगे। तो आज की जो सारी रामायण रहने वाली है वो इसी आई के ऊपर रहने वाली है अपनी। ये वेंट हॉफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करा जाता है, कैसे क्या निकालेंगे, किस किस टाइप के अपने सोल्यूट होते हैं, वही सब देखते हैं। चलो तो सबसे पहले देखो, आई जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे निकालते हैं? बेसिक फॉर्मूला है ये, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड कौन सी होती है? जो फॉर्मूले से निकाली जाती है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बच्चे यूज करते हैं फॉर्मूला, पेपर में इतनी आसान चीजें आती तो नहीं है। अब देखो जो अपना सॉल्यूट है वो दो टाइप का। कैसा कैसा बोलो? इसको ऐसा बनाओ तो ज्यादा बढ़िया बनेगा।
सोल्यूट जो है वो अपना दो टाइप का, एक अपना है इलेक्ट्रोलिटिक और दूसरा अपना नॉन इलेक्ट्रोलिटिक। बात समझ रहे हो? तो वेंटॉप ने क्या कहा कि अगर आपका सोल्यूट जो है वो है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक तो आई की वैल्यू 1 ले लो आप, कुछ मत करो, आई की वैल्यू क्या ले लो 1। देखो जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी तो फॉर्मूला पहले वाला ही बन गया। तो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक में तो कोई दिक्कत थी नहीं इस फॉर्मूले को, दिक्कत कहाँ आ रही थी जब सोल्यूट कैसा था अपना इलेक्ट्रोलाइट था। तो वापस लिख देते हैं इधर आई, बुरा मान जाएंगे वरना अपने वेंटॉप भैया। अब इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट होता है दो टाइप का होता है अपना, एक होता है स्ट्रॉन्ग यानी बलवान, एक होता है वीक। समझ रहे हो? वीक में होते हैं दो केस, बताओ कितनी बड़ी समस्या है। एक होता है अपना एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन। तो बड़ी समस्या है भारत देश में। बात समझ आ रही है आपको? एसोसिएशन, डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग। तो अभी देखो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका तरीका अलग है। वीक में एसोसिएशन वाला केस में कैसे निकालेंगे उसका तरीका अलग है, और डिसोसिएशन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका तरीका अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना सोल्यूट है कैसा इलेक्ट्रोलिटिक और वो भी कैसा स्ट्रॉन्ग, तो उस केस में आई कैसे निकाला जाएगा। तो फिर करें भाई, देखो तो स्टार्ट करते हैं जरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो अपना फंडा क्या कहता है कि जितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वही आई होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है कि जितना आपके आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वही आपका आई है। जैसे एग्जांपल देखो, अब शांति से बैठ के काफी फेमस फेमस एग्जांपल हम करेंगे टच। पहला अपना देश का नमक, ये कैसे डिसोसिएट होगा बोलो, Na प्लस प्लस Cl माइनस। कितने आयन प्रोड्यूस करे देखो यहाँ पे, एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, दो हो गई क्या। अगला केस देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये अपने लैब का नमक है। तो ये क्या हो जाएगा Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस 3 हो जाएगा क्या। आई देखो यहाँ पे एक मैग्नीशियम आयन और दो क्लोराइड आयन, तो 3 हो गई वैल्यू। अगला केस देखे क्या, AlCl3, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये कैसे डिसोसिएट होगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो यहाँ पे 4, एक एल्यूमिनियम आयन 3 क्लोराइड आयन। देखो समझ आ रही है ना चीजें धीरे धीरे। आगे देखे क्या, Na3PO4, इसको देखो जरा कैसे डिसोसिएट होगा ये 3Na प्लस और PO4 3 माइनस। आई कितना हो जाएगा अगेन 4, 3 सोडियम आयन एक फॉस्फेट आयन। अगला केस देखते हैं देखो Mg3PO4 होल ट्वाइस, ये कैसे डिसोसिएट होगा बोलो अपना 3Mg2 प्लस प्लस 2PO4 3 माइनस। तो आई कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा क्या, 3 इसके आयन 2 इसके आयन। अगला देखो बोर्ड वालों का फेवरेट केस है ये, इवन जेई वालों का भी फेवरेट है। अब ये जब डब्बा आ जाता है ना, ये चीज समझना, जब भी आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए तो ये पूरा ऐसा इंटैक्ट रहता है। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोल देते हैं प्यार से। इस डब्बे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये डब्बा नहीं टूटता, आगे अपना 9 चैप्टर है तो वहां इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये डिसोसिएट होगा अपना 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। तो कितने आयन प्रोड्यूस करे देखो इसने, 4 पोटेशियम आयन और एक ये पूरा भयंकर सा। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 5 हो गई। तो अब ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इंपॉर्टेंट थे जो पेपर में आते हैं अक्सर। तो आपसे अगर पूछेगा कि आप इसके लिए आई की वैल्यू बताएं तो आप बता दोगे। स्ट्रॉन्ग कब मान के चलोगे इलेक्ट्रोलाइट को, आपको जब वो क्वेश्चन में बोले कि आपको इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, या फिर उसका जो है अब ऐसा बोलेगा कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है। क्या बोलेगा आपसे कि या तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है या फिर उसका कंप्लीट क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है। उस केस में आप इलेक्ट्रोलाइट को क्या मान के चलोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलोगे।
और तब आप आई कैसे निकालोगे कि नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस, कितने आयन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ आई? सबको लॉजिक क्लियर हो रहा है स्ट्रॉन्ग वाला? तो देखो फिर वीक की तरफ बढ़ते हैं और उसमें समझते हैं कैसे क्या अपनी कहानी रहती है। देखो वीक का केस देखते हैं। वीक में दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट थे अपने पास, कौन कौन से बोलो? एक तो था अपना एसोसिएशन वाला, दूसरा डिसोसिएशन वाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिसोसिएशन वाला केस। आप ना देखो वीक में हमेशा आपको एक चीज गिवन रहेगी जिसका नाम होता है अल्फा। है बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं अल्फा को देखते ही। अल्फा होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हम इस अल्फा को निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड, बात समझ रहे हो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। ये आपको ये बताता है कि कितने मोल जो है आपके, वो कितना फ्रैक्शन जो है वो डिसोसिएट हुआ है या कितना फ्रैक्शन जो है एसोसिएट हुआ है। बात समझ रहे हो? मान लो 100 थे मेरे पास मोल, 100 में से सिर्फ 40 मोल डिसोसिएट हुए, तो इसका मतलब अल्फा कितना है अपने पास? 0.4, कि पूरे उसका 0.4 जो फ्रैक्शन है वो डिसोसिएट हुआ है। तो इसको समझना करते कैसे हैं? सबसे पहले देखो हम लिखते हैं CH3COOH, बेचारा एसिटिक एसिड ही फंसता है हमारे पास। ये कैसे डिसोसिएट होता है बोलो? एसिटेट आयन में और H प्लस। हम ये मान के चलते हैं इसका इनिशियल मोल था 1 इनिशियल। हाँ, इक्विलिब्रियम याद कर लो बाल को थोड़ा सा। ये 1 है तो इनिशियल ये कितना होता है? 0 0। क्यों? इनिशियली तो अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। बात समझ रहे हो ना? तो ये 1 तो ये 0 0। अब फिर देखते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करते हैं? 1 में से 1 का कुछ पार्ट गया होगा, याद है आपको? 11th में आप ऐसे लिखते थे C माइनस सी अल्फा, कि C में से C का कुछ पार्ट डिसोसिएट हुआ होगा। ऐसे यहाँ लिखते हैं 1 में से 1 का कुछ पार्ट डिसोसिएट हुआ होगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या है? 1। यहाँ से 1 अल्फा जा रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा? 1 अल्फा। यहाँ भी कितना बनेगा? 1 अल्फा। यहाँ पे I होता है आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। क्या होता है बोलो मेरे साथ? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। तो इन सबको क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। तो यहाँ से देखो आपका I आ जाना है। I कितना आ जाना है यहाँ से? 1 से A1 प्लस अल्फा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ से क्या आ गया आपका? I आ गया। अच्छा, जो डिसोसिएशन का केस है ना, इसमें एक शॉर्टकट भी यूज करते हैं बच्चे। I होता है अपना 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। पर मैं एडवाइस दूंगा ये ना ही यूज करें, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस रहते हैं जल्दीबाजी में। यहाँ पे एन होता है कि कितने उसने आयन प्रोड्यूस करे हैं। जैसे यहाँ पे कितने आयन प्रोड्यूस करे इसने? एक आयन ये, एक आयन ये, तो 2 आयन यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो अभी तो यही आएगा। देखो जैसे मान लो अपने पास अगर केस है ये वाला K4 FeCN6, ठीक, इसमें गलती होने के चांस रहते हैं इस फॉर्मूले से। तो अगर हम इसको डिसोसिएट करवाएं तो कैसे डिसोसिएट होगा? ये 4K प्लस। अच्छा, ये जो अपना सॉल्यूट है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट कैसा है। समझ रहे हो ना बात को? हो सकता है भाई आपका ए इलेक्ट्रोलाइट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग हो और दूसरे सॉल्वेंट में वीक हो, पॉसिबल है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी मान के चल रहे हैं कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इनिशियली ये 1 होगा, ये 0, ये 0, ये क्या होगा? 1 माइनस अल्फा। लेकिन अब यहाँ क्या बनेगा? 4 अल्फा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ कितना लिखा हुआ है? 4। और यहाँ कितना बनेगा? अल्फा, क्योंकि इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 1। तो इस केस में आई क्या हो जाएगा? देखो अपना 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा। अल्फा से अल्फा जयराम जी की तो आई क्या आ गया अपना? 1 प्लस 4 अल्फा। तो पेपर में क्या है, आपको कई बार ये अल्फा गिवन होता है, आपको बोलेगा इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये है, x है, तो आप इसके लिए I की वैल्यू बताएं। तो आपको पहले तो देखो ऐसा इक्वेशन लिखना है, उसको डिसोसिएट करवाना है, देन आपको ये वैल्यूज लिखनी है, I की एक्सप्रेशन निकालना है। इसके बाद लास्ट में आप जो अल्फा को जो भी वैल्यू आपको दी रहेगी वो क्या कर दोगे? पुट कर दोगे। एक जरूरी सूचना और है आपके लिए, ये जो डिसोसिएशन का केस है इसमें आपका I जो है हमेशा 1 से बड़ा आएगा। ऐसा क्यों? देखो जब I 1 होता है तो उसका मतलब होता है कि ना तो वो डिसोसिएट हो रहा है ना वो एसोसिएट हो रहा है। इट मींस सॉल्यूट कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। लेकिन अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो एक डिसोसिएट होके एक से ज्यादा ही तो बनाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? कि एक जो है आपका वो डिसोसिएट अगर हो रहा है, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? एक से टूट के 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हैं। तो यानी I की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में हमेशा क्या आती है? ग्रेटर देन 1।
अब इसका यूज कैसे करोगे, मान लो आप पेपर में कभी सॉल्व करो न्यूमेरिकल, और वो क्या पूछता है आपसे, नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या पूछता है आपसे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट जो है आपका सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएट हो रहा है या फिर डिसोसिएट हो रहा है। तो कैसे जज करते हैं हम, वो आई की वैल्यू से जज करते हैं। हम आई कैलकुलेट करेंगे, देन चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है यानी इसका मतलब क्या है, वो डिसोसिएट हो रहा है। अगर मान लो 1 आ जाए तो हम लिख देंगे ना तो वो डिसोसिएट हो रहा है ना ही वो एसोसिएट हो रहा है, और अगर लेस देन 1 आ जाए तो हम बोलते हैं क्या हो रहा है, वो एसोसिएट हो रहा है। बात समझ रहे हो। तो ये डिसोसिएशन की कहानी थी पूरी। अभी एसोसिएशन की और कहानी देख लेते हैं एक बारी। सो देखो एसोसिएशन की बात और कर लेते हैं इसको, अगर छोड़े बेचारे को। तो एसोसिएशन में क्या होता है आपका, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, क्या होता है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मेरे पास 2 मोल है किसके, बेंजोइक एसिड के, और हमने इसको किसी सॉल्वेंट में डाला। सॉल्वेंट में डालने के बाद ये डाइमर बना लेता है। डाइमर मतलब इसके जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, बोलो, सिंगल एंटिटी की तरह। अब यहाँ देखो, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री है थोड़ा सा। अगर 2 से ये 1 बन रहा है, 2 से अगर ये 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, आधा। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताना मेरे को। हाँ, C6H5 COOH डिवाइड बाय 2। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं। अब वही इनिशियल इसका 1 मोल, इसका कितना होगा 0 मोल। यहाँ 1 में से कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा तो यहाँ कितना बनेगा, अल्फा बाय 2, क्योंकि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ कितना है, हाफ। तो यहाँ अल्फा है तो यहाँ क्या होगा, अल्फा बाय 2 होगा। तो यहाँ पे देखो आई कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे ना एक जनरल फॉर्मूला है, वो बढ़िया काम करता है। फॉर्मूला होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। एन क्या बताता है आपको, कि डाइमर बन रहा है या फिर ट्राइमर बन रहा है। अपना जो केस है यहाँ पे 2 है ना, देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है डाइमर। एन की वैल्यू 2 होगी किसके लिए, डाइमर के लिए, और एन की वैल्यू 3 होगी किसके लिए, प्राइमर के लिए। लॉजिक क्लियर सबको। देन अब देखो कुछ ऐसे ही अपनी छोटी छोटी बातें जो पेपर में बड़ी काम आ जाती है। एसोसिएशन के केस में आई हमेशा आपका क्या आएगा, लेस देन 1। क्या आएगा मेरे साथ बोलो, लेस देन 1 आएगा ही आएगा। देन इसके साथ में अगर कभी मान लो आपका सौभाग्य अच्छा हुआ, आई की वैल्यू 0.5 आ गई, वो आपसे पूछेगा कि नेचर बताएं सॉल्यूट का, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, अगर आई की वैल्यू कितनी है 0.5, तो आप पहले तो ये कहोगे कि वो एसोसिएट हो रहा है, देन आप ये कहोगे कि वो क्या बना रहा है, डाइमर। देखो आई की वैल्यू 0.5 आने का मतलब क्या है, 1 से क्या हो गया है, वो आधा। अगर ना तो वो एसोसिएट होता ना वो डिसोसिएट होता तो आई की वैल्यू कितनी रहती, जल्दी बोलो भाई, 1 रहती ना। लेकिन आई की वैल्यू कितनी हो गई, आधी हो गई। इसका मतलब वो क्या हो गया, डाइमर बना लिया है उसने। समझ रहे हो बात आप। और अगर देखो आई की वैल्यू आ जाए 0.33, कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.33, तो आप क्या बोलोगे, वो क्या बना चुका है, ट्राइमर। क्या बना चुका है बोलो, ट्राइमर बना चुका है। तो ये कुछ कहानी थी अपनी आई के रिगार्डिंग, कि स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे कैलकुलेट करा जाता है, वीक के लिए कैसे कैलकुलेट करा जाता है। देन वीक में 2 केस, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो अभी तो ये आपके लिए इतना ही था। इसके क्या न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं काफी सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें इसी के न्यूमेरिकल आते हैं। 3 नंबर का आता है न्यूमेरिकल, एकदम लल्लन टॉप, है ना, दिल खुश हो जाता है करके। और जो खास बात ये है, वैल्यूज भी सेम आती है। तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे वही आपको बोर्ड के जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें आपको दिखाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। अगर आपको समझ आया ये तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को फोड़ दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।